नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर्स। विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले गुजरात में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं डिप्टी सीएम नितिन पटेल और सीआर पाटिल भी रेस में आ गए हैं। वहीं विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ते आए हैं। 2022 का चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगले साल दिसंबर में गुजरात में चुनाव होने हैं। नए सीएम की रेस में मनसुख मांडविया, नितिन पटेल, सीआर पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला के नाम सबसे आगे हैं। विजय रूपाणी ने शनिवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि अब पार्टी की जो जिम्मेदारी देगी मैं निभाऊंगा। उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। रूपाणी ने कहा कि मुझे कार्यकर्ता से सीएम बनाया, अब गुजरात का विकास नए नेतृत्व में हो। विजय रूपाणी ने कहा कि बीजेपी की परंपरा रही है कि कार्यकर्ताओं के दायित्व तो बदलते रहते हैं, लेकिन चर्चा है कि जनता विजय रूपाणी के नेतृत्व से खुश नहीं है। हाईकमान ने जनता की राय जानने के बाद यह फैसला लिया है और इसी के मुताबिक विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है। रंग रोगन से ढकी बदहाल व्यवस्था को बारिश ने उजागर कर दिया। दरअसल आज हुई बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही एक बार सवाल प्रशासन पर फिर से उठते हैं कि आखिर तमाम तैयारियों के बावजूद भी ये हालात अब भी क्यों बने हुए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में हुई जोरदार बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। जल निकासी की ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की भी समस्या देखने को मिली। सड़कें पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई। आपको यह भी बता दें कि क्षेत्र में भारी बारिश शुक्रवार देर रात शुरू हुई और शनिवार सुबह भी जारी रही। दिल्ली में इस साल मानसून की बारिश ने 46 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2010 के बाद यह पहली बार है जब राष्ट्रीय राजधानी में बारिश का स्तर 1000 मिलीलीटर को पार कर गया। भारी बारिश का आलम यह रहा कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी कई फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों की रानी शिमला में एक बार फिर मौसम जो है वो बदल गया है। खुशनुमा मौसम का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और ऐसे में वीकेंड का मौका, और वीकेंड के इस मौके पर पर्यटक जो हैं वो सैलानी इस बात का लुत्फ उठाने यहाँ पर पहुंचे हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य को यहाँ पर देखा जाए। लेकिन आप तस्वीरें इस समय मेरे पीछे देखें, राजधानी शिमला की ऐतिहासिक रिज मैदान से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग जो हैं इस मौसम का लुत्फ यहाँ पर उठाते हैं। लोगों का उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। मैदानी इलाकों से लोग जो हैं चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं और ऐसे में हल्की बारिश होना यानी कि मन मांगी जो मुराद है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं इसी मौसम को ढूंढने, इसी प्राकृतिक सौंदर्य को ढूंढने लोग शिमला पहुंचते हैं और आज उनकी मन मुराद यहाँ पर पूरी हुई है। इसी बीच पहाड़ों में अब मौसम बेशक बदलने वाला है या बदल भी गया है। वो इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने आगामी 16 तारीख तक के लिए लगाया है और ऐसे में पहाड़ों में जमकर बरसात होने की संभावना है। वहीं भूस्खलन का खतरा भी लगातार इस भारी बारिश के दौरान बना रहेगा। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात होने का भी संभावना यहां पर मौसम विभाग ने जताई है और ऐसे में तापमान गिरने के बाद पहाड़ों पर एक बार फिर से ठंड लौट आई है। लेकिन दूसरी तरफ सैलानी फिर से इस बारिश और बर्फबारी का जमकर लुत्फ पहाड़ों पर उठाते नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़ में आज जमकर बारिश हुई। 103 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। बहादुरगढ़ के चारों तरफ पानी ही पानी है, हर कॉलोनी में पानी है। सबसे बुरा हाल तो सब्जी मंडी का है,
जहां बरसात के पानी में सीवर का पानी मिक्स हुआ और उस सीवर और बरसात के मिक्स पानी में सब्जी विक्रेताओं की सब्जियां बहती हुई नजर आई। ग्राहक मिले नहीं तो सब्जी के जो फुटकर विक्रेता हैं उन्होंने अपनी दुकानें बढ़ा दी और कुछ दुकानदार ऐसे थे जो रेहड़ियों पर सब्जी लेकर आज गली गली, आज मोहल्ले मोहल्ले जाकर सब्जियां बेचने को मजबूर हुए। बरसाती पानी की निकासी के इंतजाम और दावे प्रशासन के खोखले साबित हुए हैं। बारिश का मौसम है, लगातार 3 दिन से बारिश जारी है नांगल चौधरी क्षेत्र के अंदर। एक तरफ जहां मौसम में लोगों को राहत मिल रही है, वहीं धरती पुत्र की चिंताएं जो हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस समय जो खरीफ की फसल जो है कटाई के सीजन के ऊपर में है और काफ़ी किसान जो है फसल को काट चुके हैं, कहीं काटने के लिए तैयार है। तो इस मौसम में जो है बारिश है वो इस कटी हुई फसल या फिर खड़ी हुई फसल के लिए भारी नुकसानदायक जो है बारिश वो समझी जा रही है। अगर इसी तरह से मौसम खराब रहा तो अगले 24 घंटे में किसानों की जो है वो 50% आशाओं पर पानी फिर जाएगा। तेज हवाओं के साथ आई बरसात बाड़ू गांव के किसान परिवार के लिए कहर बनकर आई। किसान परिवार का मकान देखते देखते मलबे में तब्दील हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर नहीं था, लेकिन जिस प्रकार की क्षति किसान परिवार को हुई है उसके चलते गरीब किसान परिवार सड़क पर आ गया है। किसान परिवार का कहना है कि उनके पास आय का कोई मजबूत जरिया नहीं है। महज संयुक्त परिवार की 1 एकड़ जमीन से वो घर की रोजी रोटी चला रहे हैं और इसके साथ ही जिस प्रकार जो आसियाना है वो मलबे में तब्दील हुआ है, किसान परिवार के सिर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उधर कलाई शहर के अंदर भी बरसात ने जमकर कहर बरपाया। पानी निकासी की विफल व्यवस्था ने दुकानदारों को खूब परेशान किया। न केवल दुकान मकान बल्कि गलियों और सड़कों में भी पानी जमा हो गया। इस प्रकार के हालात ये दर्शा रहे हैं कि पानी निकासी और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सख्त से सख्त जरूरत है। साइबर सिटी गुरुग्राम प्रदेश की आर्थिक नगरी कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बरसातों के दिनों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे ही बरसात आती है, तमाम जो अधिकारियों के दावे हैं वो बरसात में बहते नजर आते हैं। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में लगातार बरसात के दिनों में जल भराव देखने को मिलता है और आज भी वही हालात है कि सुबह से हो रही बारिश ने आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है और ऐसे में जहां लोगों के वाहन वहां पर फंस गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को हर साल इसी तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस बार भी अधिकारियों ने दावे किए थे कि जल निकासी को लेकर जीएमडी और नगर निगम ने निरीक्षण किए थे, दौरे किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रदेश सरकार को गुरुग्राम से जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बरसात के दिनों में लोगों को यहाँ इसी तरह से जूझना पड़ता है। कहीं पर टूटी सड़कें हैं तो कहीं पर जल भराव लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रोहतक में कल से हो रही रुक रुक कर बूंदाबांदी के कारण शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का कहना है कि हर साल करोड़ों रुपए का बजट जाता है, आखिर वो कहां जाता है, क्योंकि हर साल की बात है कि हर साल ही मौसम आने के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। हालांकि सीवर भी ब्लॉक है और सीवर ब्लॉक होने के साथ साथ प्रशासन पर सवाल खड़ा हो जाता है। लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा दिक्कतें टू व्हीलर चालकों को होती है, क्योंकि उनका टू व्हीलर जब पानी में से गुजरता है तो वह खराब हो जाता है और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जो है प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 घंटे बीत जाने के बाद भी पानी सड़कों पर जो का तो बना हुआ है। तो ऊना में लगातार मौसम बार बार मिजाज बदल रहा है। कल देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह थोड़ी देर के लिए सूर्य देवता के दर्शन हुए थे, लेकिन फिर से बादलों ने अपना झमघट जो है आसमान में लगा लिया है। काले बादल छाए हुए हैं और लगातार रुक रुक कर बारिश ऊना जिला के अन्य स्थानों पर भी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 7 दिन लगातार भीषण गर्मी रही, जिसमें तापमान जो है वो बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन से मौसम सुहावना बना हुआ है।
इसी को लेकर मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट निचले इलाकों के लिए जारी किया है। वहीं रेड अलर्ट की श्रेणी में कांगड़ा और चंबा को रखा गया है। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी कर ली है। दरअसल बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण दिवस मनाएगी। साथ ही बीजेपी ने इस दिन एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। वहीं इसके उलट कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। दरअसल कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएगी। तो 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और उस मौके को बीजेपी ने खास बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान के रूप में चलाएगी। साथ ही इस दिन अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाई जाएगी। तो इसके उलट कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। दरअसल कांग्रेस की युवा इकाई ने यह ऐलान किया है कि वो पीएम के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह ग्राउंड जीरो पर उतरेगी और सरकार के खिलाफ जो गतिविधियां कांग्रेस सड़कों पर करेगी उसको लेकर यह कहा जा रहा है कांग्रेस युवा इकाई की तरफ से कि इस दिन वो बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी। हालांकि बीजेपी ये पूरी तैयारी कर चुकी है कि पीएम के इस जन्मदिन पर वो सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाएंगे। हर जिले में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा करेंगे, समर्पण की भावना के प्रति लोगों का सम्मान करते नजर आएंगे। तो वहीं कांग्रेस पूरी कोशिश में रहेगी कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन यानी कि 17 तारीख को वो बेरोजगारी दिवस मनाएगी। 9/11 हमले के आज पूरे 20 साल हो गए हैं, लेकिन पुराने जख्मों को अमेरिका अब तक भूला नहीं है, जिसको लेकर अमेरिका ने तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का आतंक को लेकर इस्तेमाल ना करे, लेकिन अब भी जो तमाम ऐसे देश हैं उन्होंने अफगानिस्तान की विदेशी मदद बंद कर दी है, जिसको लेकर अफगानिस्तान में हलचल तो मची हुई है, साथ ही साथ तालिबान के ऊपर भी एक खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अमेरिका अपनी फोर्स को लेकर वहां से निकल तो गया है, लेकिन अब भी अमेरिका की पूरी नजर अफगानिस्तान पर है। तो अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले को आज 20 साल पूरे हो गए हैं। यानी 2001 यानी 20 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका आतंकी हमलों से दहल उठा था। 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। इसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 2996 यानी कि तकरीबन 3000 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद अमेरिका इस जख्म को अभी तक नहीं भर पाया है। आपको बता दें कि तालिबान में आज शपथ ग्रहण समारोह होना था। नई सरकार का गठन हुआ है तालिबान के अंदर, जिसको लेकर तालिबान ने आज अपने शपथ ग्रहण समारोह को भी टाल दिया, ताकि अमेरिका के उन जख्मों पर तालिबान की तरफ से नमक न छिड़का जाए, जिन जख्मों का नतीजा तालिबान ने अफगानिस्तान ने यह कहा जाए तकरीबन पिछले 20 सालों तक भुगता था। और इसी के मद्देनजर आज तालिबान के अंदर शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी स्पष्ट कर दिया, तालिबान को संकेत देते हुए कि अफगानिस्तान की धरती का अगर आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होता है तो वो बख्शेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने यूपी में तैयारियां तेज कर ली हैं। वहीं आपको बता दें कि बूथ की हर छोटी इकाई पर बीजेपी रणनीतिकारों की नजर है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने बड़े नेताओं को पन्ना प्रमुख बनाकर एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। बीजेपी मतदाताओं की छोटी कड़ी को जोड़ने के लिए एक योजना भी बनाई गई है, जिसमें प्रदेश भर से करीब 10 लाख पन्ना प्रमुखों को तैनात करेगी। इसमें सीएम योगी और केशव मौर्य भी शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश में सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की करीब 70 हेक्टेयर जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के गेट पर दखलनामा भी लगाया गया है। ये दखलनामा तहसील प्रशासन की टीम ने लगाया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को तहसील प्रशासन की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची थी, यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जा किया और इसके साथ ही
मौलाना जौहर अली ट्रस्ट को जमीन से बेदखल किया। दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ही यूनिवर्सिटी को संचालित करता है और आजम खान उसके अध्यक्ष और यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और उनकी पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा जौहर ट्रस्ट के सचिव हैं, जिसके बाद अब आजम खान को ये बड़ा झटका लगा है क्योंकि करीब 70 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। परिवार पर कई मुकदमे इस पूरे प्रकरण पर दर्ज हो चुके हैं, जिसके बाद बड़ा एक्शन लेते हुए आजम खान की इस यूनिवर्सिटी का 70 एकड़ हिस्सा सरकार ने जब्त कर लिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब यह मानना होगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब कांग्रेस का वो दबदबा नहीं रहा है जो पहले था। इसके साथ उन्होंने संकेत देते हुए यह भी कहा कि महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन के साथी दल क्लीन चिट चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को जमींदारों वाला किस्सा सुनाकर कांग्रेस की चुटकी ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह स्वीकार करना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब उसका दबदबा जैसा पहले था वैसा नहीं रह गया है जैसा कभी हुआ करता था। उन्होंने संकेत भी दिए कि महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में उनके सहयोगी दल को अपना रियलिटी चेक करना चाहिए। इतना ही नहीं, शरद पवार ने जमींदारों वाला एक किस्सा सुनाकर कांग्रेस की चुटकी ली। तो वहीं शरद पवार के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र की सियासी पार्टियां जो हैं उनमें आपसी खींचतान जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार ने कांग्रेस पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी पार्टी का ही रियलिटी चेक करना चाहिए। तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर सरकार चला रहा है उस पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े हुए हैं। हालांकि इसको सिर्फ और सिर्फ एक बयान के तौर पर देखा जा रहा है, ये कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई, लेकिन आगामी शरद पवार के इस बयान के बाद कैसे रिएक्शन होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कांग्रेस के यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस कार्यालय में इलेक्शन कमेटी के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में तय किया गया कि प्रतिज्ञा यात्रा कांग्रेस निकालेगी और ये प्रतिज्ञा यात्रा यानी 20 सितंबर से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस इस प्रतिज्ञा यात्रा से अपनी जनता से सीधे जुड़ने की संवाद करेगी। तो कांग्रेस की यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिनों के यूपी दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में इलेक्शन कमेटी के साथ मीटिंग की। इस दौरान बैठक में यह तय हुआ कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी, जिसके तहत कांग्रेस यात्राओं के जरिए जनता को जोड़ेगी। वह प्रतिज्ञा यात्रा 20 सितंबर से पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। प्रदेश के 40 से 44 जिलों से गुजरने वाली यात्रा तकरीबन 12,000 किलोमीटर की होगी। यानी कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कांग्रेस कितनी जबरदस्त तैयारी के साथ यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाए जाने के बाद और हरियाणा में गन्ने का रेट बढ़ाए जाने के बाद किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी भी मौजूद रहे। किसानों ने मुख्यमंत्री का लड्डू खिलाकर रेट गन्ने का बढ़ाने के लिए धन्यवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने रबी की फसलों की बिजाई से पहले ही एमएसपी बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस और यूपीए की सरकार में एमएसपी की जो बढ़ोतरी थी वो नामात्र थी, जिससे किसान हित में कोई भी फैसले उस दौरान नहीं लिए गए। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे किसान भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने हरियाणा सरकार की किसान हित में बनाई जा रही तमाम नीतियों की सराहना की।
फरीदाबाद अजरोंदा मेट्रो स्टेशन पर कल देर शाम एक संदिग्ध सूटकेस मिलने से हड़कंप की स्थिति मच गई। दरअसल स्थानीय पेट्रोल पंप कर्मी ने एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को उक्त सूटकेस को फेंकते हुए देखा और उसने जागरूकता दिखाते हुए स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। इसके साथ साथ सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने उक्त सूटकेस की जांच जो है वो शुरू कर दी। इस दौरान पहले से ही बरसात के कारण जाम झेल रहे लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई, क्योंकि अजरोंदा चौक पर जांच के दौरान दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके चलते यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की कि उक्त संदिग्ध सूटकेस में किसी तरह का विस्फोटक प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ कपड़े, कुछ चाबियां तथा एक हल्की सी एक ऐसी वस्तु मिली जिसमें से चिंगारी निकल रही थी। इसके अलावा किसी तरह का बम या अन्य विस्फोटक सामग्री उस उक्त सूटकेस से बरामद नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में इस बात की साफ चेतावनी दी है कि आगे से अगर इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश की गई तो जो भी व्यक्ति होगा उसे किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा और पूरी तरह से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस सूचना के चलते कि अजरोंदा मेट्रो स्टेशन पर बम होने की आशंका है, पूरे शहर में हड़कंप का माहौल पैदा हो गया। हिमाचल की बेटी ने हिमाचल का नाम रोशन किया है। मिसिस हिमाचल का खिताब बड़सर उपमंडल के पड़ीवाला गांव की बेटी ने हासिल किया है, जिसके चलते उसके परिजनों और सास ससुर ने बधाई दी है। रुचिका का कहना है कि वे शुरू से ही गांव में रही हैं, लेकिन माता पिता और सास ससुर की प्रोत्साहन के चलते उन्होंने मिसिस हिमाचल का ये खिताब जीता है, जिसको लेकर उन्हें बहुत खुशी है। वहीं उनके पेरेंट्स का भी कहना है कि रुचिका ने ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए हिमाचल में जो मुकाम हासिल किया है। बल्लभगढ़ में आयोजित किए गए पैरा ओलंपिक मेडल विजेता मनीष नरवाल और सिंगराज सिंह अदाना के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में कल प्रदेश मुख्यमंत्री के साथ विशेष बैठक में उपस्थित रहने के चलते कल प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा व बल्लभगढ़ विधायक कल आयोजित हुए इस समारोह में शिरकत नहीं कर पाए थे, जिसके कारण आज सुबह सुबह ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दोनों पैरालंपिक विजेताओं के घर जाकर उन्हें चौंका दिया। हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पैरालंपिक शूटिंग गेम में गोल्ड लेने वाले मनीष नरवाल और सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल लेने वाले सिंगराज अदाना के घर पहुंचकर बधाई देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से खेल नीति के अनुसार मिलने वाली सभी सुविधाएं उन्हें जल्द ही मिलेंगी। साइकिल पर सवार होकर जा रहे एक व्यक्ति में कार सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और आरोपी कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कार के मालिक का पता लगाने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं अभी तक जो आरोपी हैं वो फरार हैं और दूसरी तरफ साइकिल सवार की हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन देखना होगा कि आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। के जन्म दिवस को जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाने का ऐलान कर चुकी है, वहीं यूथ कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। यूथ कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को वो लोग राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे। किसान आंदोलन की सक्रियता को देखते हुए पूरे प्रदेश में जहां पुलिस अलर्ट मोड पर है, वहीं अब हिसार के आईजी द्वारा भी आदेश जारी किए गए हैं और अपने अंतर्गत आने वाले सभी एसपी को कहा कि सोशल मीडिया पर वो पैनी नजर बनाए रखें और इसके तहत वो एक टीम का। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है, दरअसल आपको बता दें ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर चंडीगढ़ से हरियाणा में नए लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, रिटायर्ड जस्टिस हरिपाल वर्मा लोकायुक्त बने हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई है। बड़ी खबर इस बीच चंडीगढ़ से आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें हरियाणा में नए लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। रिटायर्ड जस्टिस
हरिपाल वर्मा लोकायुक्त बने हैं। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।